नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स अदृश्य किरणें पार्ट 2। प्रोफेसर डैंग ने इस खंडर के चारों ओर अदृश्य किंतु घातक किरणों का रक्षा कवच बना रखा है। यदि कोई प्राणी डैंग की इच्छा के विरुद्ध खंडर में आने अथवा बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो वह तत्काल ही राख में बदल जाएगा। डॉक्टर, क्या उन किरणों का नाम पराबैंगनी किरणें हैं? नहीं, पराबैंगनी किरणें तो फौलाद को भी जला डालती है। ये किरणें तो केवल जीवित प्राणियों को जलाती हैं। उन किरणों का विकिरण यंत्र तो यही होगा, हमें देखना चाहिए। किंतु इस कार्य में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है। हम अच्छी तरह सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। और अपनी प्रयोगशाला में डैंग ने एक स्पीकर द्वारा यह सब सुना। तो सुना तुमने टोनी? डॉक्टर गौतम उस विकिरण यंत्र को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। और प्रोफेसर, यदि वह वास्तव में ऐसा कर बैठा तो मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि वह कक्ष से बाहर ही नहीं निकल सकेगा। ठीक है प्रोफेसर, किंतु उनका कहना है कि मैंने सुन लिया है, यही ना कि हम प्रोफेसर के लिए काम नहीं करेंगे। उसकी तुम चिंता मत करो टोनी, इस शहर में मेरा 10 दिन का काम और है, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। कहते हुए प्रोफेसर डैंग स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। टोनी बाहर चला गया। उधर रात का समय होते हुए भी इंस्पेक्टर पांडे तथा राठी जीप द्वारा जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सर, मैं अभी तक नहीं समझ सका कि आपकी योजना क्या है। मिस्टर राठी, मेरी योजना केवल यह है कि मैं डैंग को गिरफ्तार करूंगा और उस समय तक एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आपके साथ हूं सर, किंतु किसी ठोस योजना के बिना तो। इंस्पेक्टर पांडे मौन रहा। शहर की सीमा से निकलकर उसने जीप रोक दी। यहाँ से आगे नदी नालों एवं जंगल का सिलसिला शुरू होता था। सर, क्या आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला यहाँ होगी? केवल अनुमान है मिस्टर राठी, और इस समय हम अनुमान के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। दोनों जीप से उतरकर दाईं ओर बढ़े। नजरें आकाश की ओर उठी थी। सहसा उत्तर दिशा में निरंतर ऊपर उठती अत्यंत चमकीली तश्तरी नुमा किसी वस्तु को देखकर पांडे तथा राठी दोनों ही चौंक पड़े। वह देखिए सर, उड़न तश्तरी। यह प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला भी तो हो सकती है मिस्टर राठी। बिल्कुल सर, हमें ऐसा भी सोच सकते हैं, किंतु वह तो अंतरिक्ष में। जरूरी तो नहीं कि प्रोफेसर डैंग ने अंतरिक्ष की बात सच ही कही हो। चमकदार वस्तु कुछ ही क्षणों बाद अदृश्य हो गई। दोनों जीप के निकट आ गए, किंतु तभी। रोकिए सर, हमारी जीप ऊपर उठ रही है। इसका मतलब है डैंग की प्रयोगशाला हमारे ठीक ऊपर है। बिल्कुल सर, हम ऐसा भी सोच सकते हैं, किंतु वह तो अंतरिक्ष विवशता है मिस्टर राठी। हमारी जीप जिस चुंबकीय बल के कारण प्रयोगशाला की ओर खींच रही है उसे हम रोक नहीं सकेंगे। और वास्तव में बिजली जैसी तेजी से ऊपर उठती हुई जीप कुछ ही क्षणों में नजरों से ओझल हो गई। यदि हम जीप के अंदर ही होते तो। पांडे तथा राठी देखते रहे, किंतु अगले ही क्षणों में जीप भयानक धमाके के साथ सड़क पर गिरी और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। धड़ाक! पांडे तथा राठी बाल बाल बचे। हमारा जीवन ही शेष था सर, अन्यथा यह जीप तो। मिस्टर राठी, जीप को जिस चुंबकीय बल से खींचा जा रहा था उसी बल को समाप्त करके जीप को गिरा दिया गया है। और फिर इसी प्रतीक्षा में कि कोई और नई बात सामने आए, पांडे तथा राठी ने पूरी रात उसी स्थान पर गुजार दी। सुबह होने पर वह लौट पड़े। मिस्टर राठी, अभी तो हम पराजित हो रहे हैं, किंतु विश्वास है कि एक दिन विजय भी होंगे। आप ठीक कहते हैं सर, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी दिन एक घटना और घटी। सुप्रसिद्ध खगोल शास्त्री अपने बंगले के लॉन में कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शहर में प्रोफेसर डैंग का आतंक, प्रतिदिन एक नई घटना। सहसा उसी क्षण, यह मेरी कुर्सी को क्या हुआ? यह ऊपर क्यों उठ रही है? तब स्थिति को समझते ही उन्होंने नौकरों को पुकारा। रामू, पूरन, बलदेव, जल्दी आओ। आवाज सुनते ही नौकर दौड़े। मालिक को कुर्सी सहित आकाश की ओर उठते देखा। अरे, मालिक की कुर्सी तो लिफ्ट की तरह ऊपर जा रही है। आश्चर्य, इतनी ऊपर! कुछ करो। खगोल शास्त्री कुर्सी सहित 50-60 फीट ऊपर पहुंच चुके थे और चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई बचाओ। विवशता थी, कोई कुछ भी नहीं कर सका। खगोल शास्त्री कुर्सी सहित नजरों से ओझल हो गए। नौकर रो पड़े। मालिक स्वर्ग चले गए। अखबार वालों को एक मसाला और मिला। पढ़िए, सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटना। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रंगनाथन सशरीर स्वर्ग में। पढ़िए। यह खबर पांडे तथा राठी ने भी पढ़ी। आश्चर्य है सर, सशरीर स्वर्ग में? मिस्टर राठी, यह सब बकवास है। मिस्टर राठी, अखबारों ने वही छापा है जो नौकरों ने बताया है।
जो सच था उसे वह समझ नहीं सके हैं। आपका मतलब है सर प्रोफेसर डैंग? मिस्टर राठी, रंगनाथन इस देश के जाने माने खगोल वैज्ञानिक हैं। डैंग ने उनका अपहरण किया है। आप ठीक कहते हैं सर। और फिर अपनी बात की पुष्टि के लिए इंस्पेक्टर पांडे रंगनाथन के उन नौकरों से मिले जिन्होंने वह दृश्य देखा था। साहब, हमने तो मालिक को कुर्सी सहित आकाश में जाते देखा है। वह सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, किंतु हम कुछ नहीं कर सके और वह गायब हो गए। इस घटना ने पुलिस विभाग को बुरी तरह से हिला दिया। पुलिस की गाड़ियां दिन रात सड़कों पर घूम रही थी। पुलिस वाले लाउडस्पीकर पर लोगों से अपील कर रहे थे, आप लोग धैर्य रखें और अफवाहों से बचें। हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रोफेसर डैंग को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब यह सब हो रहा था, अपनी प्रयोगशाला में बैठा हुआ डैंग अपनी सफलता पर हंस रहा था। इस स्क्रीन को तो देखो टोनी। मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर, पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां ही नजर आती हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि डैंग को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूर्ख कहीं के, इतना भी नहीं जानते कि ऐसा कहकर ये अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। आओ, अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार खेल दिखाता हूँ। चलिए प्रोफेसर। प्रोफेसर डैंग ने स्क्रीन के नीचे लगा एक स्विच दबाया और बाहर आ गया। अगले ही क्षणों में वह टोनी के साथ अपने तश्तरी नुमा यान में बैठा था और यान बड़ी तेजी से आकाश की ओर उठ रहा था। टोनी, आज इस शहर से पुलिस का नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके लिए तो यह साधारण सा कार्य है प्रोफेसर। उस समय डॉक्टर गौतम प्रोफेसर रमन के साथ कक्ष में खिड़की के पास खड़े थे। डॉक्टर, वह देखिए, डैंग और टोनी आज फिर किसी नई घटना को जन्म देने गए हैं। यह अच्छा हुआ प्रोफेसर। मैंने निश्चय कर लिया है कि आज मैं डैंग की प्रयोगशाला के सभी यंत्रों को बेकार कर दूंगा। कहते ही डॉक्टर कमरे के द्वार पर आ गए। किंतु डॉक्टर, यह भी तो हो सकता है कि डैंग की वह अदृश्य किरणें कमरे के बाहर भी फैल रही हों। मैं देखता हूँ प्रोफेसर। कहते हुए डॉक्टर ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, रमन ने उन्हें जल्दी से पीछे की ओर खींच लिया। नहीं, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा डॉक्टर। आपको कुछ हो गया तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। डॉक्टर गौतम कुछ कहने ही वाले थे कि उसी समय रमन ने स्वयं को बाहर की ओर छलांग लगा दी। प्रोफेसर, प्रोफेसर! और फिर डॉक्टर गौतम के कंठ से घुटी सी चीख निकल गई। नहीं, नहीं! रमन आग की लपटों में बदल चुका था। ऐसा देखकर डॉक्टर गौतम की आंखों में आंसू आ गए। उफ, यह तुमने क्या कर डाला प्रोफेसर? मेरे लिए अपने आप को जलाकर राख कर दिया तुमने। और सचमुच उस स्थान पर अब केवल थोड़ी सी राख पड़ी थी। उधर शहर में यह चलती हुई गाड़ियां क्यों रुक गई सर? शायद लाल बत्ती की वजह से। किंतु 1 घंटा बीत गया। जो गाड़ियां उस चौराहे के निकट थी उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ सकी। तो क्या एक साथ सभी गाड़ियां खराब हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। सभी गाड़ियां खराब नहीं हो सकती। निश्चित ही कोई गड़बड़ी है। सहसा एक गाड़ी ऊपर उठी, लगभग 50 फीट। देखकर लोग चिल्लाए, डॉक्टर डैंग, बचो! उफ, इतनी भीड़ में यह गाड़ी किसी के ऊपर गिरी तो? और ऐसा ही हुआ। धड़ाम! इतनी ऊंचाई से गिरकर गाड़ी टुकड़े हो गई। 2 व्यक्ति मलबे के नीचे दबकर मरे, कई घायल हुए। आह! ओह! मरा! बचाओ! अगले क्षण में एक पुलिस वैन बड़ी तेजी से ऊपर उठी। लोगों में भगदड़ मच गई। अपने प्राण बचाने के लिए वह अपने अपने वाहनों को छोड़कर भागे और फिर देखते ही देखते सड़क वीरान हो गई। पुलिस वैन जो ऊपर गई थी नीचे नहीं आई। फिर शाम तक कोई घटना नहीं घटी। किंतु पुलिस विभाग की नींद हराम करने के लिए यही क्या कम था? मिस्टर पांडे, आज मुझे भी त्याग पत्र देना होगा। वह क्यों सर? यह गृह मंत्रालय का आदेश है। अखबारों की मांग भी यही है। हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें त्याग पत्र देना चाहिए। मुझे थोड़ा समय और चाहिए सर। मिस्टर पांडे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। विवशता तो यह है कि डैंग अंतरिक्ष में छुपा है, लेकिन कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं यह भी आप जानते हैं सर। इस संबंध में कोई योजना है तुम्हारे पास? अभी तो कोई योजना नहीं है सर, किंतु इतना विश्वास है कि डैंग की प्रयोगशाला अंतरिक्ष में नहीं है। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। डीआईजी साहब ने रिसीवर उठाया। यस, डीआईजी स्पीकिंग। सर, मैं बीएस रोड की चेक पोस्ट से एसआई माथुर बोल रहा हूँ। बोलो, क्या बात है? सर, कल तो पुलिस वैन आकाश में उड़ गई थी। वह सुरक्षित हालत में नाले के पास जंगल में मिली है। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर पांडे को भेज रहा हूँ। इस सूचना के बाद उन्होंने रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर पांडे को उन्होंने उस पुलिस वैन के विषय में बताया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सर।
उधर खंडर के उस कक्ष में डॉक्टर गौतम एवं उनके साथी। सर, हम वैज्ञानिक हैं, क्या हम अदृश्य किरणों को समाप्त नहीं कर सकते? मित्र, अदृश्य किरणें डैंग के प्रयोगशाला में रखे विकिरण यंत्र से निकल रही हैं और व्यवस्था यह है कि हम इस कक्ष से बाहर भी नहीं निकल सकते। इस कमरे में बिजली भी नहीं है, तब शायद हम बिजली फेल करके भी कुछ कर सकते थे। सुनकर शेष लोग विचार मग्न हो गए। दूसरी ओर इंस्पेक्टर पांडे के साथ थे राठी एवं 4 जवान। मिस्टर राठी, आज हमें इस जंगल को देखना है। जीप तो आगे नहीं जाएगी सर, हम पैदल चलेंगे और फिर उस जंगल में। मिस्टर राठी, जंगल में यह खंडर, यह चमकदार वस्तु भी तो यहीं कहीं से ऊपर उठती थी। प्राचीन है सर, सुना है इसमें अब प्रेतों का निवास है, इसलिए कोई इस जंगल में नहीं आता। कुछ सोचकर पांडे अपने साथियों सहित खंडर की ओर बढ़े। तभी खंडर के कमरे की एक खिड़की से, आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, इस खंडर के चारों ओर अदृश्य किरणों का पहरा है, जलकर राख हो जाओगे। इंस्पेक्टर पांडे चौंक पड़ा। यह आवाज़ कैसी है मिस्टर राठी? कोई हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है सर। तब यह सोचकर कि शायद उत्तर मिले। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम डॉक्टर गौतम है, मेरे साथ हैं वैज्ञानिक दुबे, वर्मा एवं रंगनाथन। हम यहाँ कैद हैं। उत्तर मिला। डैंग की प्रयोगशाला इसी खंडर में है। उसने इसी खंडर के चारों ओर अदृश्य किरणें फैला रखी हैं। भूल कर भी आगे मत बढ़ना। इसके पश्चात खामोशी रही। मिस्टर राठी, हमें केवल इसी जानकारी की जरूरत थी। हाँ, अब हमारा काम आसान हो गया है सर। इसके पश्चात इंस्पेक्टर राठी ने कंट्रोल रूम से संबंध स्थापित करके पूरी बात बताई। उधर शहर में एक घटना और घटी। डॉक्टर गौतम के निवास पर उनके दोनों बच्चे लॉन में कुर्सियों पर बैठे कॉमिक्स पढ़ रहे थे। सहसा ही, नीता, हमारी कुर्सियां तो ऊपर उठ रही हैं, देखो तो। हाँ सुरेश भैया, उठ तो रही हैं। दोनों बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों बच्चे कुर्सियों सहित सैकड़ों फीट ऊपर चले गए। भय के कारण वह चीख रहे थे, बचाओ मम्मी, बचाओ। और अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गए। यह वह समय था जब डैंग का यान शहर के ठीक ऊपर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर गौतम के बच्चे आ रहे हैं प्रोफेसर, किंतु मुझे भय है कि कहीं वह गिर न पड़े। ऐसा नहीं होगा टोनी, मेरे यंत्र में जो चुंबकीय किरणें निकलती हैं वह धातु में विद्युत आवेश उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण उस धातु के संपर्क में आने वाला प्राणी उससे चिपक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकट आने पर यान की खिड़की खोल देना ताकि वह अंदर आ सके। अपने बच्चों को देखकर तो गौतम निश्चित रूप से हमारा गुलाम बन जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। और लगभग 20 मिनट बाद ही डैंग का यान डॉक्टर गौतम के बच्चों को लेकर उस खंडर में उतरा। बच्चे अब होश में थे। डैंग बच्चों को लेकर यान से निकला और दूसरे कक्ष की ओर बढ़ा। सुरेश तथा नीता विचारमग्न थे। आखिर इसके हाथ में यह रिमोट कंट्रोल जैसा क्या है? कहीं सारे मामले की जड़ यही यंत्र तो नहीं है? आओ बच्चों। फिर उस कक्ष के सामने पहुंचते ही सुरेश के मन में न जाने क्या आया कि उसने अवसर देखकर डैंग के हाथ से वह कंट्रोलर झपट लिया। प्रोफेसर, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें इस यंत्र से उड़ा दूंगा। अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर डॉक्टर गौतम कक्ष के सामने आए। सुरेश तथा उसके हाथ में कंट्रोलर को देखा। सुरेश, यह कंट्रोलर इसे मत देना, मेरे पास आओ। आओ बेटे। सुरेश दौड़कर अपने पापा के पास पहुंचा। पापा, पापा, आओ बेटे। डैंग उस समय कंट्रोलर को छीनने के लिए झपटा, किंतु उससे पहले ही गौतम ने कंट्रोलर को फर्श पर पटककर तोड़ दिया। डैंग, यह कंट्रोलर ही तेरी शक्ति थी, अब तू कुछ नहीं कर सकेगा। डैंग जल्दी से बाहर की ओर भागा। उस समय खिड़की के ठीक सामने खंडर से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों जवानों के साथ इंस्पेक्टर पांडे तथा राठी खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता मिस्टर राठी। प्रतीक्षा कीजिए सर, शायद अंदर से डॉक्टर गौतम ही कुछ बता सकें। पुलिस को देखकर डॉक्टर गौतम चिल्लाए। अब कोई खतरा नहीं है इंस्पेक्टर, जल्दी आइए, वह शैतान अभी यहीं है। अगले ही क्षणों में पुलिस ने खंडर में प्रवेश किया। कहाँ है प्रोफेसर डैंग? सॉरी इंस्पेक्टर, वह एक बार फिर धोखा दे गया है। सभी ने आकाश की ओर के देखा। प्रोफेसर डैंग का यान बड़ी तेजी से आकाश को चीर रहा था। अगले क्षणों में वह अदृश्य हो गया। हम फिर पराजित हो गए सर। वह शैतान मेरे सामने होता तो। मुझे भी अफसोस है इंस्पेक्टर। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।